गाइस जरा अपनी आंखें बंद कीजिए। आप एक शांत समुद्र के किनारे खड़े हैं। हवा हल्की है, लहरें रेत को छूकर लौट रही है। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। अब सब कुछ सामान्य है, सब कुछ शांति भरा। लेकिन अब जरा कल्पना कीजिए, इसी शांत मासूम दिखने वाले समुद्र के लगभग 25 मीटर नीचे इंसानों ने चट्टानों के भीतर 50 किलोमीटर लंबा रास्ता काट दिया है। एक ऐसा रास्ता जो दो दुश्मन रह चुके देशों इंग्लैंड और फ्रांस को हमेशा के लिए जोड़ देता है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे 200 साल तक नामुमकिन, पागलपन और खतरा कहा जाता रहा और फिर भी बना डाला गया। यह है चैनल टनल की कहानी, वो सुरंग जो इंग्लिश चैनल के नीचे से गुजरती है। वेल गाइस, आज के इस वीडियो में आप लोग जानोगे यह सुरंग समुद्र के नीचे आखिर कैसे बनाई गई, इंजीनियरों ने कौन कौन से पागलपन भरे जोखिम उठाए, दो देशों की मशीनरी समंदर के नीचे इतनी सटीकता से कैसे मिली कि फर्क सिर्फ कुछ सेंटीमीटर का था, और यह प्रोजेक्ट आखिर इंसानी जीत और इंजीनियरिंग की जीत कैसे बन गया। सो गाइस, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में आप समझेंगे कि ये सिर्फ एक सुरंग नहीं बल्कि दो सभ्यताओं के बीच पत्थर और स्टील में तराशी हुई दोस्ती है। They're through. They're through. They're through. Hey! There's the handshake we've all been waiting for. Monsieur Fag and Monsieur Cosette. The French Transport Minister and assembled VIPs applauded as the two tunnels. अबाउट 30,000 ईयर्स अगो, जब धरती पर आखिरी हिमयुग खत्म हो रहा था, बर्फ की मोटी चादरें पिघलने लगी। बर्फ पिघली तो समुद्र का पानी बढ़ा और धीरे धीरे जो जमीन कभी यूरोप से जुड़ी थी वो डूबने लगी। इंग्लैंड यूरोप के मुख्य जमीन से अलग हो गया। दोनों के बीच बन गया एक चौड़ा गहरा समुद्री रास्ता, जिसे आज हम इंग्लिश चैनल कहते हैं। और सदियों तक ये समुद्र एक प्राकृतिक दीवार बना रहा। राज्य बदले, साम्राज्य बदले, तलवारें गोलियों में बदली, लेकिन इंग्लैंड और यूरोप के बीच ये नीला फासला हमेशा मौजूद ही रहा। कभी नेपोलियन, कभी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इसी समुद्र ने कई बार इतिहास की दिशा बदल दी। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, दुश्मनों की जगह व्यापार ने ले ली। अब जरूरत थी दीवार की नहीं, पुल की। लोग, सामान और विचार, इन सबको तेजी से एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचाने की जरूरत थी। बस यही से शुरू हुआ वो सपना जिसमें पागलपन भी था और अद्भुत दूरदर्शिता भी। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र के नीचे सुरंग बनाने का ये आइडिया कोई नया नहीं है। 1802 में ही फ्रांसिस्को इंजीनियर अल्बर्ट मैथुन ने एक सुरंग बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसमें बीच में हवा के लिए एक कृत्रिम टापू तक बनाने की योजना थी। फिर 19वीं सदी में कई बार ये प्रोजेक्ट चर्चा में आया। टेस्ट टनल भी खोदी गई, लेकिन हमेशा एक ही सवाल आगे आ जाता था, अगर दुश्मन इस सुरंग से हमला कर दे तो। राष्ट्रीय सुरक्षा के डर से बार बार प्रोजेक्ट को रोका गया। दूसरे विश्व युद्ध के समय भी यह विचार सामने आया, लेकिन तब तक दुनिया के पास ना पैसा था, ना वो टेक्निक जो इतने बड़े प्रोजेक्ट को संभाल सके। सुरंग बार बार कागजों पर ही बनती और फिर कागजों पर ही दफन हो जाती। फिर आया साल 1986। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा मित्तोर ने एक ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर किए। तय हुआ कि इंग्लिश चैनल के नीचे से एक स्थानीय लिंक बनाया जाए, ना पुल बल्कि सुरंग। यह फैसला जितना रोमांचक था उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि जो सुरंग बनने जा रही थी उसकी कुल लंबाई लगभग 15 मीटर से ज्यादा थी, जिनमें से लगभग 38 किलोमीटर हिस्सा समुद्र के बिल्कुल नीचे पानी के अंदर है। अपने सबसे गहरे हिस्से पर यह सुरंग समुद्र के स्तर से लगभग 100 से भी ज्यादा मीटर नीचे जाती है, यानी ऊपर लाखों टन पानी का दबाव, नीचे जटिल चट्टानें और बीच में सुरंग बना रहे इंसान। अब ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट किसी एक सरकार के बस का नहीं था। इसे पूरा किया गया प्राइवेट फाइनेंस से, बिना सीधा सरकारी पैसा डाले। शुरुआत में अनुमान लगाया गया था कि लागत करीब 5.5 अरब पाउंड होगी, लेकिन हकीकत में ये बढ़कर लगभग 9 अरब पाउंड तक पहुंच गई। इसे 19वीं सदी के सबसे महंगे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में गिना जाता है। अब सवाल था कि डिजाइन क्या होगा। इंजीनियरों ने तुरंत समझ लिया कि एक सुरंग बनाना बहुत बड़ा जोखिम होगा। अगर किसी हादसे में ट्रेन रुक जाए, आग लग जाए या पानी घुस जाए तो अंदर फंसे लोगों को निकालने का रास्ता होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने एक कमाल का आइडिया चुना। दो मुख्य रेल सुरंगें, एक तरफ से आने वाली और दूसरी तरफ से जाने वाली ट्रेन के लिए, और इन्हीं दोनों के बीच में तीसरी पतली सर्विस टनल। लगभग हर 375 मीटर पर क्रॉस पैलेस, यानी छोटे छोटे रास्ते जो मुख्य सुरंगों को बीच वाली सर्विस टनल से जोड़ते हैं, ताकि किसी भी इमरजेंसी में लोग तुरंत सुरक्षित टनल में पहुंच सके। यही सर्विस टनल सिर्फ इमरजेंसी के लिए नहीं बल्कि मेंटेनेंस और सुरक्षा टीम के लिए भी होगी, यानी पूरा सिस्टम सिर्फ तेज गति के लिए नहीं बल्कि सेफ्टी फर्स्ट के सिद्धांत पर बनाया गया। अभी आप सोच रहे होंगे कि समुद्र के नीचे खुदाई करना तो नामुमकिन जैसा होगा, लेकिन यही एक रोचक बात आती है। इंग्लिश चैनल के नीचे की जमीन पूरी तरीके से पत्थर या रेत नहीं है, बल्कि ज्यादातर हिस्से में चौक मार्लर नाम की नरम लेकिन स्थिर
चट्टाने हैं। यह चट्टाने इतनी मजबूत है कि सुरंग को सहारा दे सके और इतनी नरम भी कि मशीनों से उसे काटना भी आसान हो सके। लेकिन चुनौती यही खत्म नहीं होती। फ्रांस की तरफ चट्टाने ज्यादा टूटी फूटी और दरारों वाली थी, वहाँ पानी के घुसने का खतरा ज्यादा था। और ब्रिटेन की तरफ चट्टाने अपेक्षाकृत स्थिर थी, वहाँ रिसाव का खतरा कम था। अब इसका मतलब था कि दोनों तरफ की खुदाई एक जैसी नहीं हो सकती। दोनों देशों के इंजीनियरों को अपनी अपनी तरफ के लिए अलग अलग प्रकार के टनल बोरिंग मशीनें तैयार करनी पड़ी। अब आता है इस कहानी का असली हीरो, टनल बोरिंग मशीन या TBM। ये कोई साधारण मशीन नहीं बल्कि सैकड़ों मीटर लंबा, हजारों टन वजनी लोहे का दानव होता है। अब आप इसे ऐसे समझिए, सबसे आगे होता है हार्डकोर हेड, एक विशाल घूमता हुआ सिर जिस पर मजबूत कटिंग ब्लेड्स लगे होते हैं। और ठीक उसी के पीछे होती है ढाल जैसी शील्ड जो खुदाई करते हुए सुरंग की छत और दीवारों को तड़कने फड़कने से बचाता है। मशीन के अंदर कन्वेयर बेल्ट्स और सिस्टम होते हैं जो खुदाई की गई मट्टी और पत्थर को पीछे की और बाहर भेज देते हैं। जिस जगह मशीन आगे बढ़ती जाती है उसके पीछे पीछे प्रीकॉस्ट कंक्रीट सेगमेंट लगा दिया जाता है जो सुरंग को पक्की दीवार बना देता है। चैनल टनल के लिए कुल 11 टन बोरिंग मशीनों का इस्तेमाल किया गया। कुछ ब्रिटिश साइड से था तो कुछ फ्रेंच के साइड से। कुछ मशीनें खास तौर पर कठोर चट्टानों के लिए और कुछ तो ऐसी डिजाइन की गई कि वो ज्यादा पानी वाले नरम इलाकों में भी सुरक्षित तरीके से और ढंग से काम कर सके। और इन मशीनों की लंबाई फुटबॉल के कई मैदानों के बराबर थी और वजन तो इतना ज्यादा कि उन्हें ही जमीन के अंदर ले जाने के लिए एक अलग इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट करना पड़ा। 1988 में दोनों तरफ इंग्लैंड में भी और फ्रांस में भी विशाल शाफ्ट खोदे गए। इन शाफ्ट के जरिए टनल और बोरिंग मशीन को जमीन के अंदर उतारा गया। फिर शुरू हुई रेस, किस तरफ की मशीन कितनी तेजी और कितने सटीकता से आगे बढ़ती है। सोचिए, हर दिन मशीनें चट्टानों को चबाते हुए थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ती है। महीने के हिसाब से देखा जाए तो कुछ मशीनें 700 से लेकर 1000 मीटर तक आगे बढ़ जाती थी। करोड़ों टन पत्थर और मिट्टी बाहर निकाली गई और इस निकाले गए मलबे को भी अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया गया। जैसे इंग्लैंड की तरफ सेल्फायर हो नाम का नया समुद्र किनारा और पार्क भी इन्हीं से बनाया गया। हर दिन सुरंग कुछ कुछ लंबी होते जाती और हर दिन जोखिम भी बढ़ता जाता, क्योंकि जैसे जैसे सुरंग समुद्र के बीच की तरफ बढ़ती ऊपर पानी का दबाव और भी ज्यादा बढ़ जाता। और समुद्र के नीचे सुरंग बनाने में सबसे बड़ा दुश्मन है पानी। अब जरा सोचिए, अगर कहीं से भी चट्टान में दरार हो जाए या मशीन की ढाल में लीक हो जाए तो ऊपर मौजूद लाखों टन पानी कुछ ही मिनटों में सुरंग को भर देगा। इसीलिए इंजीनियरों ने कई स्तर पर सुरक्षा बनाई। नरम और टूट-फूट वाली चट्टान वाले हिस्से में अर्थ प्रेशर बैलेंस टनल बोरिंग मशीन्स लगाई गई, जिनके आगे का हिस्सा पूरी तरीके से सील्ड था ताकि पानी और मिट्टी नियंत्रित तरीके से अंदर आए। मशीन जैसे जैसे आगे बढ़ती उसके पीछे पीछे कंक्रीट के सेगमेंट्स लगा दिए जाते। पूरी सुरंग में लाखों कंक्रीट सेगमेंट्स लगाए गए, इतना कंक्रीट कि उससे कई गगनचुंबी इमारतें बनाई जा सकती थी। समुद्र के नीचे काम कर रहे वर्कर्स लगातार नमी, अंधेरे, मशीन के शोर और मानसिक दबाव के बीच हर दिन जोखिम उठाते रहे कि ऊपर बस चट्टान की थोड़ी सी मोटी परत है और उसके ऊपर अनगिनत टन पानी। अब सोचिए, दो देश दोनों तरफ से सुरंग खोद रहे हैं। दोनों तरफ की मशीनें समुद्र के नीचे चट्टानों के बीच एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है। लेकिन ये कोई सीधा सरल रास्ता नहीं था। जमीन के नीचे चट्टानें टेढ़ी मेढ़ी है, कहीं ज्यादा गहराई, कहीं कम, कहीं दरारें। अगर मशीनों की दिशा में सिर्फ 1 डिग्री की भी गलती हो जाती तो 15 से 20 किलोमीटर बाद दोनों सुरंगें कई मीटर अलग अलग निकल जाती। समुद्र के नीचे जाकर उन्हें फिर से सीधा करना लगभग नामुमकिन होता। यही कारण था कि इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी चुनौती थी परफेक्ट अलाइनमेंट। इंजीनियरों ने इसके लिए लेजर गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया। मशीनों पर लगाई गई हाई प्रिसिशन लेजर बीम, कंप्यूटर लगातार मशीन की पोजीशन, एंगल और दिशा मापते रहते। जैसे ही हल्का सा भी विचलन आता, हाइड्रोलिक जैक मशीन की दिशा को मिलीमीटर के स्तर तक सही कर देते। और सालों की खुदाई, करोड़ों टन चट्टान काटने के बाद 1 दिसंबर 1919 को वह ऐतिहासिक पल आया जब इंग्लैंड और फ्रांस की टनलें समुद्र के नीचे मिल गई। दोनों तरफ से खोदकर आए सुरंग के बीच बस पत्थर की एक पतली परत बची थी। जब यह अंतिम दीवार तोड़ी गई तो अंग्रेज वर्कर ग्रेहम फ्रैग और फ्रांसिस वर्कर फिलिप कैजोट ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। यह वो पहली बार था जब हिमयुग के बाद ब्रिटेन और यूरोप के बीच फिर से जमीन के रास्ते सीधा संपर्क बना। दोनों सुरंगों का अलाइनमेंट इतना सटीक था कि अंतर सिर्फ कुछ सेंटीमीटर का था। इंजीनियरिंग की दुनिया में ये लगभग चमत्कार से कम नहीं था। वेल गाइस, आप अभी सोच रहे होंगे कि इतना सब करने का फायदा क्या
हुआ। चैनल टनल पूरी तरह प्राइवेट फाइनेंस पर बनी। इसकी लागत शुरुआती अनुमान से करीब 80% ज्यादा हो गई। शुरुआती सालों में कंपनी को भारी आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन समय के साथ साथ यह सुरंग यूरोप की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनती चली गई और आज यह यूके और यूरोप के बीच होने वाले व्यापार का बड़ा हिस्सा संभालती है। हजारों ट्रक रोजाना माल लेकर एक छोर से दूसरे छोर जाते हैं। चैनल टनल को आधुनिक दुनिया के साथ इंजीनियरों के चमत्कारों में भी गिना जाता है। यह सिर्फ तकनीक का कमाल नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग, धैर्य और दूरदर्शिता की भी जीती जागती मिसाल है। वेल गाइस, आखिर में जरा फिर से वही कल्पना कीजिए जहाँ से हमने शुरुआत की थी। आप समुद्र के किनारे खड़े हैं, आपको बस नीला पानी दिखता है, आसमान दिखता है, दूर दूर तक लहरें दिखती है। लेकिन अब आप जानते हो कि इस शांत पानी के नीचे चट्टानों के अंदर हजारों लोगों की मेहनत और अरबों पाउंड का निवेश और इंजीनियरों की नामुमकिन को मुमकिन करने वाली जिद दबी हुई है। कभी कभी हमें लगता है कि कुछ चीजें असंभव है, बहुत महंगी, बहुत खतरनाक, बहुत मुश्किल। लेकिन चैनल टनल की कहानी बताती है कि इंसान और असंभव के बीच सिर्फ एक चीज खड़ी होती है, सपना देखने की हिम्मत और उसे पूरा करने का धैर्य। वेल गाइस यार, ये स्टोरी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना यार। काफी देर से मैं यहाँ से चेयर से उठा भी नहीं हूँ, ना कुछ पानी पिया है ना कुछ खाया है। तो यार मेरे इस मेहनत के लिए एक लाइक तो जरूर से बनता है, तो एक लाइक जरूर से करते हुए जाना। एंड हाँ, इस वीडियो को हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, टेलीग्राम पर शेयर करना ताकि इस चैनल टनल के बारे में और भी लोग जान सके। तो चलो गाइस यार, अब मिलते हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।